हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपका मैं दोबारा से वेलकम करता हूं हमारी डीसी की संडे सीरीज एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम अपने संडे सीरीज के अंदर जिस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो एक बैटमैन सीरीज है। अब जब से हमने डीसी रीबर्थ को हर संडे अपने चैनल पर शेयर करना शुरू करा है तो मैंने अब तक सारे के सारे तकरीबन बड़े बड़े कॉमिक्स को शेयर कर दिया है, लेकिन मैं बैटमैन की सीरीज के अंदर बिल्कुल भी घुसना नहीं चाह रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि डीसी रीबर्थ की जो स्टोरीज हैं उसका सारा का सारा फोकस बेसिकली सुपरमैन के ऊपर था, और सुपरमैन की सारी स्टोरीज ही डीसी रीबर्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिर्फ उन्हीं को शेयर कर रहा था। लेकिन आप लोगों ने कहा कि आप सुपरमैन की स्टोरी से थोड़ा सा गैप चाहिए, जैसा कि अभी हमने जस्टिस लीग की स्टोरी को शेयर करा था, तो अब एक बैटमैन की स्टोरी मैं आपके साथ लेकर आया हूँ ताकि हम थोड़े से सुपरमैन से बाहर निकल के दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकें। तो ये जो हमारे पास स्टोरी आर्क होने वाला है ये डीसी रीबर्थ का सबसे पहला स्टोरी आर्क है, जिसका नाम है आई एम गौतम, जो कि 6 इश्यूज़ के अंदर मौजूद है। और मैं इनको आपके साथ 3 एपिसोड्स के अंदर, जिसका मतलब कि हर एपिसोड के अंदर हम 2 इश्यूज़ को कवर करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह के ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ को डेली बेसिस में एंजॉय करना चाहते हैं, जहां पे हम रोज़ाना मार्वल कॉमिक्स को और हर संडे वाले दिन खासकर डीसी के कॉमिक्स को शेयर करते हैं, तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे एंजॉय कर सकें। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपने स्टोरी आर्क को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली एक जहाज़ से होती है, जहां हम देखते हैं कि नॉर्मली सारे के सारे पैसेंजर्स अपने अपने बैठे हुए होते हैं, काम से काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि बहुत जल्द वो लोग अब जो हैं गौतम सिटी के अंदर लैंड करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ से एक लड़का जो है खिड़की के बाहर का सारा नज़ारा देख रहा होता है और उसको बादलों के ऊपर एक बैट सिग्नल नज़र आता है, जो कि बैटमैन का होता है ऑब्वियसली। और हम देखते हैं कि ये बैट सिग्नल इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कमिश्नर गॉर्डन ने आज बैटमैन को दोबारा किसी काम से बुलाया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कमिश्नर गॉर्डन उससे जो है बेसिकली रेड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में सरप्राइजिंगली बैटमैन को ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो कमिश्नर गॉर्डन कहते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंसेनली क्लासिफाइड रेड थी जो कि हमने फोर्ट मार्शल के ऊपर करी थी। इस अर्थ के ऊपर ऐसा कोई नहीं था जिसको इसके बारे में पता होता सिवाय मेरे और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के अलावा। लेकिन अपेरेंटली लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में पता है। इस रेड को हमने पिछले हफ्ते करा था और ऐसा लग रहा है कि कहीं हफ्ते गुजर चुके हैं इस पागलपन को। जिन लोगों को हमने पकड़ा उनके पास 3 ऐसे मिसाइल्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म के थे, जिसमें से 2 मिसाइल्स को हमने काबू में ले चुके हैं जब हमने कोबरा के एक सेल के ऊपर 1 घंटे पहले रेड मारी थी। इसके बाद तीसरा वाला जो मिसाइल था वो हमारे हाथों से निकल गया। वो उनके आदमी उसको छुपाने में कामयाब हुए और हमारी नज़रों से ओझल हो गए। हम उनको तलाश करने में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। देखो, ये मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं और ये इस वक्त हमारे शहर के अंदर मौजूद हैं, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता इन मिसाइल्स को लेके। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस तरह से छत के ऊपर मिलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है बैटमैन, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें कभी कभार ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं कि तुम मुझे अगर अपना फ़ोन नंबर दे दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जब यहाँ पे कमिश्नर गॉर्डन ये सारी की सारी बातें बैटमैन को करके बता रहे होते हैं कि क्या सिचुएशन है, और उनके सर के ऊपर से वही जहाज़ उड़ता हुआ जा रहा होता है जिसको अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था। तो अचानक हम देखते हैं कि वहाँ से जिस मिसाइल की वो बात कर रहे होते हैं उस मिसाइल को सीधा उसी प्लेन की तरफ मार के उस पूरे के पूरे जहाज़ को तबाह कर दिया जाता है। और वहीं से कमिश्नर बोलते कि होली, हमें फ़ौरन से 1 मिनट, अब तुम फिर से गायब हो गए हो। और हम देखते हैं कि इसी तरह वहाँ से बैटमैन फ़ौरन अपनी बिल्डिंग से कूद कर कहता है कि ऑलफ्रेड सर, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं। इस वक्त मैं पायलट के सारे कम्युनिकेशंस को जो हूँ मॉनिटर कर रहा हूँ। मास्टर ब्रूस, प्लेन ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किस्म का क्रिटिकल डैमेज हासिल किया है। उनके पीछे के स्टेबलाइजर्स और यहाँ तक कि उनके हाइड्रोलिक सिस्टम जो हैं मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये जहाज़ अगले 6 मिनट के अंदर क्रैश कर जाएगा गौतम स्क्वायर के अंदर। और आज जैसा कि आपको पता है कि हफ्ते की शाम है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आई एम अफ्रेड सर कि अगर ये जहाज़ यहाँ पे क्रैश हुआ तो उसका नुकसान बहुत ही ज़्यादा होगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन बोलता है कि ऑल राइट, फ़ौरन से जस्टिस लीग के चैनल के ऊपर इस मैसेज को दौड़ाओ। मुझे यहाँ पे हेल्प की या क्लार्क की फ़ौरन से ज़रूरत पड़ने वाली है और मुझे फ़ौरन ड्यूक की ज़रूरत है। तो अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन ड्यूक से बात करता है। अब ड्यूक कौन है मैं आपको आगे चल के स्टोरी में बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। तो वहीं से वो कहता है कि यस मास्टर ब्रूस, आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस येलो यूनिफॉर्म को पहन के आपके साथ मदद करने के लिए आऊँ? मैं जानता हूँ कि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा ड्यूक कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम फ़ौरन से सारी इन्फॉर्मेशन उस प्लेन और मेरी गाड़ी के बारे में निकालो और मुझे उस एंगल की ज़रूरत है। मुझे बताओ कि मुझे क्या एंगल चाहिए होगा। तो ड्यूक बोलता है कि प्लेन एंड द कार, ऑल राइट, हाँ। तो चलिए इसको देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। मैं आपको बस इतना बताता चलूँ कि देख के ऐसा लग रहा है कि ये आसान नहीं होने वाला है। तो बैटमैन बोलता है कि देखो मिस्टर थॉमस, आपसे किसने कहा कि मुझे आसान चीज़ों की ज़रूरत है, आप मुझे बस मेरा एंगल बताइए। और अगले पल ड्यूक यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर कहता है ऑल राइट, अगर आपको जहाज़ तक पहुँचना है तो आपको रॉबिन्सन ब्रिज को इस्तेमाल करना होगा।
आप अगर तकरीबन 122 माइल्स पर आवर की स्पीड से 1.2 सेकंड्स तक चलते रहे और 37 डिग्री का फॉरवर्ड रोल करके 13 डिग्री के ऊपर आपने गाड़ी को उठाया, हाँ मेरे ख्याल से 13 डिग्री सही होगा, इससे बात बन जाएगी। तो वहीं से बैटमैन बोलता है, मिस्टर थॉमस आपने मुझे टाइम नहीं बताया कि मुझे कितनी देर में वहाँ पहुँचना होगा। तो कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं भूल गया था, मुझे माफ़ करिएगा। अगर आपको वहाँ पे उस प्लेन तक पहुँचना है तो आपको अगले 53 सेकंड्स के अंदर वहाँ पे पहुँचना होगा। तो बैटमैन कहता है कि 53 सेकंड्स, थैंक यू। और अगले ही पल हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं 52 सेकंड्स के बाद, जहाँ पे बैटमैन अपनी बैट मोबाइल को भगाते हुए सीधा इस ब्रिज की तरफ पहुँचता है। और वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि सर मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं अल्फ्रेड, बताओ क्या बात है। मैंने लीग को मैसेज करने की कोशिश करी थी लेकिन उनकी तरफ से कुछ ऑटोमेटेड रिप्लाईज मेरी तरफ आए हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली आधे से ज़्यादा लीग इस प्लेनेट से बाहर है और जो लीग अर्थ के ऊपर मौजूद है वो अपने ही खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर से लड़ने में मसरूफ़ है। मैं समझ गया तुम्हारी बात अल्फ्रेड, लगता है कि आज हमें ही सब कुछ करना होगा और वैसे भी ये मेरा शहर है तो मैं ही उसको बचाऊंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन वहाँ से उस पूरी की पूरी गाड़ी को पार्क करता है, उसके अंदर से अपने सीट इजेक्टर को इस्तेमाल करता हुआ सीधा गाड़ी से बाहर निकल के उस प्लेन की तरफ जाता है और कहता है कि गॉर्डन क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो। तो कमिश्नर गॉर्डन यहाँ गाड़ी चलाते हुए चिल्लाते हैं और कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ और सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बताओ कि इस वक्त तुम्हें उस जहाज को रोकने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बैटमैन बोलता है कि मुझे फ़ौरन से एक इमरजेंसी क्रू चाहिए गल्फ ऑफ ब्लैक गेट के ऊपर। हो सकता है कि इस जहाज़ को हम वहीं पे लैंड करवाएंगे, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह वही है। तो वहीं से कमिश्नर गॉर्डन बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा अंदाज़ा गलत है बैटमैन, क्योंकि मेरे लोगों ने मुझे बताया है कि ये जहाज़ केन प्लाजा के अंदर अगले 3 मिनट में गिरने वाला है। हम इस पूरी की पूरी जगह को खाली करवा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 3 डैम मिनट्स के अंदर हम इतने ज़्यादा रश को ख़त्म करवा भी पाएंगे। तो बैटमैन बोलता है कि कमिश्नर मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए, मैं इस जहाज़ को वहाँ पर क्रैश नहीं होने दूंगा, मैं इसको सीधा पानी में पुश करता हुआ ले जाऊँगा। ब्लैक गेट गल्फ ट्राई कॉर्नर यार्ड सबको वहाँ पे तैयार रखिएगा, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो कमिश्नर बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने क्या कहा, कि वो लोग बता रहे हैं कि वो वहाँ पे क्रैश नहीं होगा। जरा एक मिनट, तुमने भी क्या कहा कि तुम उसको पुश करोगे, आखिरकार तुम हो कहाँ पे। तो बैटमैन बोलता है कि और कहा, मैं प्लेन के ऊपर हूँ। ओह ऑफ कोर्स, तुम तो बैटमैन हो ना, तुम कहीं भी जा सकते हो। और अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन उस प्लेन के ऊपर चढ़ चुका होता है और उसको कहीं और लैंड करवाने की कोशिश करेगा। और वहीं से हम प्लेन के अंदर शिफ्ट हो तो यहाँ पे सारे के सारे लोग घबरा चुके होते हैं, कुछ लोग दुआ कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने हीरोज़ को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन एक आदमी बोलता है कि आखिरकार ये गौतम सिटी में मुझे आने की क्या मुसीबत पड़ी थी जो मैं यहाँ पे आ गया। काश मैं किसी और सिटी के अंदर होता, वहाँ पे सुपरमैन या ग्रीन लैंटर्न आता और हमें फौरन से बचा लेता। लेकिन इस सिटी का हीरो कौन है? बैटमैन। आखिरकार वो हमें बचाएगा कैसे? वो तो सिर्फ रिडलर, जोकर और पेंगुइन जैसे लोगों से मुकाबला कर सकता है, ये पूरे के पूरे जहाज को वो नहीं बचा सकता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये आदमी का कहना बिल्कुल एक तरह से सही भी है कि बैटमैन एक उड़ते हुए प्लेन को बचा नहीं सकता है क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। लेकिन अगले पल बैटमैन यहाँ पे स्विंग के ऊपर पहुँचकर कहता है, अल्फ्रेड मुझे कुछ चीज़ों को चेक करना है। हमारे सामने एक प्लाजा खड़ा हुआ है जो कि तकरीबन 1400 फीट का है। यस सर, आपने ठीक कहा, 1492 फीट का। हाँ, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हम उस पूरे के पूरे प्लाजा को बचते हुए नहीं जा सकते हैं ना। नहीं सर, अगर ये प्लेन इसी तरह से चलता रहा तो वो उसे ज़रूर टकराएगा और तकरीबन उस पूरे के पूरे प्लाजा का जो मिडिल फ्लोर है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगले पर हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली इस पूरे के पूरे जहाज़ के जो विंग्स होते हैं उसके नीचे कुछ ज़बरदस्त तरीके के प्रोपेलर्स और जेट टाइप की चीज़ें लगा रहा होता है जिससे उस प्लेन को कंट्रोल कर सके। और बैटमैन यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सारे के सारे गैजेट्स को प्लेस करता है और कहता है कि मुझे वापसी प्लेन के ऊपर आना होगा ताकि मैं इस जहाज़ को चला सकूँ। जैसे ही मैं इस पूरे के पूरे जहाज़ को कंट्रोल अपने हाथ में लूँ, तुम सारे के सारे जेट्स को 100% पे ऑन कर देना। बिल्कुल सर, जैसा आप कहें, मैं बस आपकी स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहा हूँ एज ऑलवेज। और हम देखते हैं कि बैटमैन अपने ग्रैबलिंग हुक के जरिए अपने आप को उस जहाज से बांधकर कहता है कि ऑल राइट अल्फ्रेड, फौरन से उनको ऑन कर दो। और अगले पल वहाँ पे वो जो जेट्स उसने अटैच किए थे वो ऑन होते हैं और अल्फ्रेड बोलता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा कूल है कि कितने ज़्यादा शानदार तरीके से एक 474 कमर्शियल जेट लाइनर जो है अब अचानक वो एक बैट प्लेन बन चुका है। और हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली इन दो बड़े बड़े टावर्स के बीच में से उस पूरे के पूरे प्लेन के रुख को बदलता है, जिसके दरमियान से वो उस पूरे के पूरे प्लेन को निकालता है ताकि ना ये प्लेन टकरा सके और ना ही वो जो दो बड़े बड़े टावर्स हैं उनसे वो टकरा के उनको बर्बाद कर सके। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है इस पूरे के पूरे प्लेन का रुख मोड़ता है। लेकिन वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि सर, आपके सारे के सारे प्लान जो आपने बनाया है उसके पर मैं नज़र डालने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस करी है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी होगी। आपका इरादा इस पूरे के पूरे जहाज़ को समंदर में क्रैश करने का है, लेकिन मैं आपको ये बात बता चलूँ कि इसके ज़रिए हज़ारों को तो बचाएंगे और हो सकता है कि उस जहाज़ के अंदर सारे लोग बैठे हुए वो भी बच जाएँ। हाउएवर, जब आप उस प्रिसाइज एंगल पे जाके इसको क्रैश करवाएंगे पानी के ऊपर, तो आप इस जहाज़ के क्योंकि सीधा ऊपर खड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे के पूरे इम्पैक्ट के कोलिजन को आपकी बॉडी या आप बर्दाश्त कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शायद इस बात को जानते हैं कि अगर आपने ये सब करा तो आप शायद ज़िंदा ना बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना वो इम्पॉसिबल है।
लेकिन अगले ही पल हम यहाँ पे जब ये सारी की सारी बातें सुन रहे होते हैं अल्फ्रेड की, तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पे जिस आदमी ने कोबरा के उस मिसाइल को मारा था, अब उसको भी किसी आदमी ने यहाँ पे आके मार दिया है। लेकिन बैटमैन बोलता है कि हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ अल्फ्रेड, और इसीलिए मैंने पूरे के पूरे मैसेज को ऑलरेडी तैयार कर दिया है इन केस अगर वो हो जाए जो कि हमने कभी सोचा नहीं है। रिगार्डलेस सारे के सारे मैसेजेस को मैंने अपने सेफ के पीछे छुपाया हुआ है, उसका कोड है 1048। प्लीज मेरे जाने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना लड़कों के दरमियान। ऑफ कोर्स सर, जैसा आप कहें। और मिस्टर थॉमस को मेरे बारे में ज़रूर बताना और उनको कहना कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि मैं उनकी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मिस्टर थॉमस अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उनसे कहिएगा कि वो डिक ग्रेसन को जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उनसे बेहतर टीचर मेरी नज़र में कोई और हो नहीं सकता है। सर, मैं उनसे ऐसा बिल्कुल कह दूंगा। और हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली यहाँ पे इस बात को मान चुका है कि अब उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से वो अपनी सारी की सारी वसीयत जो है वो अल्फ्रेड को सुना रहा है और उसको बताता है कि मेरे जाने के बाद ये कर देना, फलाना कर देना, मेरे बिजनेस का इतना % इसको दे देना और इतना % उसको दे देना। तो वहीं से बैटमैन पूछता है, अल्फ्रेड मुझे जाने से पहले ये बताओ, क्या मेरे माता पिता इस बात के ऊपर प्राउड करेंगे? क्या ये मौत एक अच्छी मौत है? तो वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि बिल्कुल मास्टर ब्रूस, इससे ज़्यादा वो प्राउड कभी आपके ऊपर फील कर ही नहीं सकते हैं, जैसा कि मैं आपके ऊपर प्राउड कर रहा हूँ सर, और मैं हमेशा ही आपके ऊपर प्राउड फील करता हुआ आया हूँ। प्लीज़ माय बॉय, अब तुम इन सारी की सारी बातों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचो, और सर्टेनली इससे ज़्यादा बेहतर मौत और कोई हो भी नहीं सकती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बैटमैन का जहाज़ जो है यहाँ पे सीधा उस पूरे के पूरे पानी को जैसे ही टच करता है, तो अचानक से वो नीचे जाने के बजाय ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और बैटमैन बोलता है कि क्लार्क, क्या ये तुम हो? और हम देखते हैं कि वहाँ से समंदर से कोई निकलता है जो कि इस पूरे के पूरे जहाज़ को अपने कंधों पे उठा लेता है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है, बैटमैन, ये सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर और प्लेजर की बात है। प्लीज़ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ गौतम, और ये है गौतम गर्ल, और ये हमारी सिटी है और हम इसको बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि अचानक यहाँ पे बैटमैन के सामने जब ये जहाज़ क्रैश होने वाला था, वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था और हार मान चुका था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई 2 नए मिस्टीरियस बीइंग हमारे सामने आते हैं, जो कि अपने आप को गौतम और गौतम गर्ल के नाम से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन इसी के बाद हम गौतम सिटी के अंदर द स्टैचू ऑफ जस्टिस के अंदर शिफ्ट होते हैं इसके कुछ दिनों के बाद, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली यही 2 जबरदस्त तरीके के सुपर हीरोज जो कि गौतम और गौतम गर्ल अपने आप को बता रहे थे, ये सोलोमैन ग्रैंडी से लड़ रहे हैं। अब सोलोमैन ग्रैंडी जो है वो बेसिकली डीसी कॉमिक्स के अंदर होने वाला एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक माना जाता है, जिसको सीधे सीधे अल्फाजों में कहा जाए तो मार्वल कॉमिक्स में जो हल्क की इंस्पिरेशन थी वो सोलोमैन ग्रैंडी से ही आई थी। और आप ये देख के अंदाज़ा लगा भी सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो हीरोज़ हैं इनके पास पावर्स तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हमें नज़र आ रही हैं, जहाँ पे वो तेज़ उड़ सकते हैं, तेज़ भाग सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके की उनके पास स्ट्रेंथ है। एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सुपरमैन और सुपर गर्ल वाली फील आ रही है। हम देखते हैं कि वो सोलोमैन ग्रैंडी को रोकने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा होता है कि वो जो हैं अभी तक नूब्स हैं, यानी कि उनको इन सारी की सारी फाइट वगैरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, उनके पास स्ट्रेंथ ज़रूर है, लेकिन उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना उन दोनों को अभी तक नहीं आता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सोलोमैन ग्रैंडी के साथ इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर आसपास की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। लेकिन यहीं से अगले पल हम देखते हैं कि जब सोलोमैन ग्रैंडी यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो अगले पल वहाँ पे एक धुन छाती है और उस धुन के अंदर से बैटमैन यहाँ पे आता है। और हम देखते हैं कि बैटमैन की तरफ जैसे ही वो भागते हुए आता है, तो बैटमैन उसी के मोमेंटम का इस्तेमाल करके उसको सीधा जो है ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और कहता है, बस अब बहुत हो चुका है ग्रैंडी, उसको फील करो जिस तरह तुम दूसरों को फील करवाते हो, और इस बात को याद रखना कि अगर तुमने उठने की कोशिश करी तो तुम्हें इससे ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक्सपीरियंस क्या होता है और पावर क्या होती है। बैटमैन के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास सोलोमैन ग्रैंडी से लड़ने का एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का है। उसने उसी के मोमेंटम को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करा और धूल चटवा दी, जबकि यहाँ पे गौतम जो है वो ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो ये देख के वो काफ़ी खुश होकर कहता है कि बैटमैन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो बैटमैन कहता है कि तुम उसको अपने हाथों से कुछ ज़्यादा ही निकलने दे रहे थे, जितनी शक्तियाँ तुम्हारे पास मौजूद है मेरे ख्याल से। तो वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं तो आपकी बात नहीं समझा बैटमैन। तो बैटमैन बोलता है कि मुझे माफ़ करना अगर मैं यहाँ पे नहीं आता। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास मौजूद है, तुम ग्रैंडी को जो हो 3 सेकंड के अंदर ही निपटा सकते थे। अगर मैं यहाँ पे इंटरप्ट ना भी करता तो तुम्हें उसको जो है 1.3 सेकंड्स के अंदर सबड्यू तो कर लेना चाहिए था, क्योंकि सोलोमैन ग्रैंडी सिर्फ 0.7 सेकंड्स के अंदर इंसान को चीर फाड़ सकता है। मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर है, तुम अच्छे हो, तुम काम भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह गौतम बोलता है कि वेट बैटमैन, ज़रा रुकिए, मैं जानता हूँ, ओके, मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ और मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे देखें बिल्कुल भी आपके सामने कोई चैलेंज लेकर नहीं आया हूँ, ना ही आपकी बेइज्जती करना चाहता हूँ। मैं बस इस शहर को बचाना चाहता हूँ। ये मेरा शहर है, हमारा शहर है। आप जो है वो बैटमैन हैं, आप काफ़ी सालों से शहर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं भी इसमें आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आखिरकार सीखना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से कैसे लड़ते हैं। क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि सही तरीके से कैसे लड़ा जाता है?
और इसी के कुछ देर बाद हम शिफ्ट होते हैं जहां बैटमैन अपनी बैट केव के अंदर इस सारी की सारी फुटेज को देख रहा होता है। यानी कि गौतम सिटी के अंदर अचानक ऐसे दो पावरफुल बीइंग्स आ चुके हैं जिनकी पावर को सीधा सुपरमैन से कंपेयर किया जा सकता है। तो बैटमैन के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है कि अचानक ये लोग कौन है और ये कहाँ से आए हैं, और इनके पास पावर्स तो हैं लेकिन इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो बैटमैन की नज़र इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से है। और वहीं से बैटमैन इस सारी की सारी फुटेज को देखते हुए कहता है, मैं जानता था कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरे पास इस तरह के कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग आएंगे, अल्फ्रेड, प्लेन्स, एस्टेरॉइड्स, एलियंस, जिनको मैं रोकने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। मैं मर जाऊंगा और मेरी जगह आके डिक ले लेगा और डिक भी एक ना एक दिन मर जाएगा। तो मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं इनके जैसा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जो ये लोग कर सकते हैं। तो वहीं से अल्फ्रेड अदर कहता है कि वेल मिस्टर ब्रूस, ये आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा इंट्रिगिंग नज़र आ रही है, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, इस वक्त हमारे पूरे के पूरे ग्रैंड हॉल के अंदर 250 गेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम एक बच्चों का हॉस्पिटल खोलने के लिए गाला को अरेंज किया था। आपके मेहमान आपका आने का 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि अल्फ्रेड, वो प्लेन, ग्रंडी, 2 नए सुपरमैन, इनके बारे में मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, गौतम सिटी हमेशा की तरह केओस की तरफ बढ़ते जा रही है और ये सच में एक बहुत बड़ा शौक है सर, लेकिन अभी हमारे पास 250 गेस्ट हैं जो कि पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। फाइन, मैं जा रहा हूँ उन गेस्ट के पास, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा नहीं रुकूंगा। ओह सर, ये तो मेरे लिए और भी बड़ा शौक है। आखिरकार मैं इतने ज़्यादा शौक को कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, मैं इस बारे में जानता भी नहीं था। और इसी के बाद हम यहाँ से कमिश्नर गॉर्डन के ऑफिस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उनकी असिस्टेंट बता रही होती है कि आपकी बेटी का फ़ोन आया था और मैंने उसको कह दिया है कि आपको शायद आज आने में देर हो जाएगी। और कमिश्नर गॉर्डन यहाँ पे बैठ के कुछ चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र दौड़ा रहे होते हैं, ये जो सारी की सारी रिसेंट चीज़ें हुई हैं। और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल एक आदमी आता है कमिश्नर गॉर्डन से बात करने के लिए और कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बात को कन्फेस करने के लिए आया हूँ, मैं ही वो दरअसल शख्स था जिसने सोलोमन ग्रैंडी को आज़ाद किया था। तो कमिश्नर बोलते कि एक्सक्यूज़ मी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने ही उस ट्रक के अंदर बॉम्ब लगाया था जो कि ग्रैंडी को अरखम की तरफ ले जा रहा था, और जब मैंने उसको वहाँ से आज़ाद करवाया तो मैं ही उसको जो स्टैचू तक लेकर गया था और कहा था कि इस पूरे के पूरे स्टैचू को गिरा दो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो आदमी सामने पड़े चाकू को उठाने की कोशिश करता है। तो वहीं से कमिश्नर अपनी गन निकालकर कहते हैं कि ज़रा आराम से पाल, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है कि राइट, ऑफ कोर्स, मेरा नाम बॉब कैस्ट्रो है। मैं आर्मी के अंदर काम करता था और ज़्यादातर मेरा वक्त बाहर ही गुजरा है इस मुल्क से, लेकिन इससे मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैंने करा है उसको माफ़ कर दिया जाए। मैंने जो किया है मैं उसको मानता हूँ, और सच कहूँ तो मेरे पास इसको करने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। आप शायद देख नहीं रहे हैं लेकिन द मॉन्स्टर मैन वो आ रहा है, द मॉन्स्टर मैन आर कमिंग। क्या ये बहुत स्ट्रेंज नहीं है? और अगले ही पल हम देखते हैं कि अचानक ये आदमी फजूल की पागलों वाली बात करते हैं मॉन्स्टर मैन के बारे में, और उसी चाकू से अपने गले को काट के अपनी खुद की जान ले लेता है कमिश्नर ऑफिस के अंदर। और इसी तरह हम यहाँ से देखते हैं कि ब्रूस वेन बेसिकली इस पूरी की पूरी पार्टी के अंदर एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उसको बैड सिग्नल नजर आता है। तो फौरन से वो सारी की सारी पार्टी को छोड़कर कहता है कि अल्फ्रेड मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि अल्फ्रेड यहाँ पे उसके साथ आता है, और हम वहीं से बैटमैन बोलता है कि आज मैं अपने साथ गौतम और गौतम गर्ल को भी ले जा रहा हूँ इस मिशन के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि इस सिटी के जो नए हीरोज़ हैं वो सिटी उनके बारे में जानना शुरू करे। मैं चाहता हूँ कि वो जाने कि इसके अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं और हमारा किन किन चीज़ों से सामना होता है। तो वहीं से ड्यूक बोलता है, क्या सच में आप उनको कमिश्नर गॉर्डन से मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं? आप उन पर इतना विश्वास करते हैं? तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल ये लड़का ड्यूक है कौन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बैटमैन के काफ़ी ज़्यादा रॉबिन्स वगैरह तो रह चुके हैं पास्ट के अंदर भी, और आप ऐसा समझ लीजिए कि अब बैटमैन ने बेसिकली अपना एक नया रॉबिन को चूज़ करा है जो कि ड्यूक थॉमस है, जिसको वो ट्रेन कर रहा है, जिसका एक 1 शॉट कॉमिक तो था इससे पहले, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था और इसने अभी तक अपनी पूरी सारी ट्रेनिंग हासिल नहीं करी है, जिस वजह से बैटमैन उसको फील्ड के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो एक तरह से बैटमैन गौतम और गौतम गर्ल को ले जा रहा है मिशन के ऊपर, तो इससे ड्यूक को जेलसी तो फील हो रही है। तो बैटमैन बोलता है कि वो उड़ सकते हैं ड्यूक, उनके पास इनहेंस्ड विजन है, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से गॉर्डन और मेरे बारे में जानते ही होंगे। और जहाँ तक रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट तो मैं अल्फ्रेड के ऊपर भी नहीं करता हूँ। तो वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि जब उनकी 10वीं सालगिरह थी तो उन्होंने मुझसे कटाना ब्लेड लाने को कहा था, लेकिन मैं उसकी जगह उनके लिए दूसरी ब्लेड ले आया था क्योंकि उनकी एज के हिसाब से वो चीज़ मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगी थी, और तब से ही मास्टर वेन मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं करते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से देखते हैं कि बेसिकली बैड सिग्नल के ऊपर कोई और नहीं बल्कि गौतम और गौतम गर्ल पहुँचती है, और कमिश्नर देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि अब ये क्या नई चीज़ आ गई है। तो वहीं से बात आती है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिम, ये मेरे साथ हैं, मैं आपको आज किसी से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। यही वो लोग हैं जिन्होंने जहाज़ को उस दिन बचाने में मेरी मदद करी थी, इन्हीं की वजह से वो सारे के सारे लोग बचे थे। मैं देखना चाहता हूँ क्या इसके अलावा भी ये और कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। तो वहीं से वो कहता है कि सर मेरा नाम है गौतम और ये है गौतम गर्ल, और आपसे मिलकर हमारे लिए सच में एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कमिश्नर। और वहीं से हम देखते हैं कि गॉर्डन अपने पाइप को जलाकर कहता है, क्या वाकई में इस मास्क को पहनना तुम लोग के लिए क्राइम फाइट करना इतना ज़्यादा आसान है? मुझे तो लगता है इसमें काफ़ी खुजली होती होगी। ऑल राइट, आज मैंने बैटमैन तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया था क्योंकि आज ऑफिस में एक बंदा आया था जो कि ये बात क्लेम कर रहा था कि उसने सोलोमन ग्रैंडी के ट्रांसपोर्ट को उड़ाया था और उसने ही उसको आज़ाद करवा के स्टैचू के ऊपर छोड़ा था।
लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ और मुझे बता सके, उसने अपने ही ब्लेड से अपने गले को मेरे ऑफिस के अंदर काट डाला और मैं उसे कुछ जान नहीं सका। तो वहीं से गौतम गर्ल बोलती है, क्या ये वही लोग तो नहीं जिन्होंने इस प्लेन के ऊपर मिसाइल मारा था? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड लग रही हैं, क्योंकि जिन लोगों ने प्लेन के ऊपर अटैक करा था हमने देखा था कि किस तरीके से उस आदमी ने भी अपने आप को जान से मार लिया था। क्या ये किसी किस्म के सुसाइड अटैक्स चल रहे हैं या कोबरा का ही कोई और अटैक है? तो कमिश्नर बोलते हैं कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन अभी सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता। एक यहाँ पे कुछ और भी है जिसको मैं सोचने पे मजबूर हूँ, क्योंकि मरने से पहले वो कुछ अजीब व गरीब चीज़ें बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि मॉन्स्टर मैन आ रहे हैं। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तो बैटमैन बोलता है कि नहीं। क्या तुम दोनों इसके बारे में कुछ जानते हो? क्या तुमने शहर में ऐसा कुछ देखा या सुना है जो कि मॉन्स्टर से रिलेटेड है? तो वहीं से वो दोनों भी कहते हैं कि हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए कमिश्नर, ये हमारा शहर है, हम इसको बचाएंगे ज़रूर, लेकिन हमने इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तो यहाँ पे जिस मॉन्स्टर मैन का जिक्र किया गया है, ये बेसिकली फ्यूचर में एक स्टोरी आर्क आएगा, एक क्रॉस ओवर इवेंट बैटमैन का, जिसके अंदर कुछ अजीब गरीब मॉन्स्टर्स गौतम सिटी के अंदर आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कमिश्नर बोलते हैं कि वेल, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया कि अब शहर के अंदर और भी ज़्यादा लोग हैं इसको बचाने के लिए। लेकिन वहीं से गौतम गर्ल बोलती है कि ज़रा एक मिनट, वो गया कहाँ अचानक? और हम देखते हैं कि बैटमैन वहाँ से गायब हो जाता है और ये देख के वो दोनों के दोनों लोग हैरत में रहते हैं। तो कमिश्नर बोलते हैं कि हाँ, वो अक्सर ऐसा ही करता है। तो गौतम गर्ल बोलती है कि ये हो कैसे सकता है? मैं अपने अल्ट्रा विजन को इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। तो कमिश्नर बोलते हैं कि वेलकम टू द टीम, आई एम श्योर कि वो तुमसे दोबारा मिलने तब आएगा जब उसको तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो वहीं से गौतम भी बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास ऐसी शक्तियाँ कि मैं हर चीज़ के आर पार देख सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ के ऊपर अपनी नज़र रख सकता हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। तो कमिश्नर बोलते हैं कि बेटे, ये इम्पॉसिबल नहीं बल्कि ये बैटमैन है। और इसी तरह हम यहाँ से बेसिकली एक प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक पेशेंट को कुछ तस्वीरें दिखा के उसके इमोशंस को जानने की कोशिश की जा रही होती है और एक साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट चल रही होती है। और वहीं से वो पेशेंट सारी चीज़ों का जब सही जवाब देता है तो वो आदमी कहता है कि बहुत बढ़िया, सच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आप कर रहे हैं, दिन ब दिन आप बेहतर पे बेहतर होते जा रहे हैं। तो वो पेशेंट बोलता है कि थैंक यू प्रोफेसर स्ट्रेंज, आप मेरे सच में बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। प्लीज़ रॉजर, आखिरकार इतना ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे सिर्फ ह्यूगो के नाम से बुलाया करो। तो अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि ह्यूगो स्ट्रेंज जो है वो एक आदमी का कुछ इलाज करने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग बैटमैन के बारे में जानते हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि ह्यूगो स्ट्रेंज जो है वो एक खतरनाक किस्म का बैटमैन का विलन है, जो कि एक तरह का साइकेट्रिक डॉक्टर होता है। और बैटमैन के जो गेम्स हैं उसके अंदर भी सबसे बड़ा खतरनाक विलन एक यही होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ह्यूगो स्ट्रेंज के साथ अमेंडा वॉलर भी मौजूद है और वो लोग आपस में कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि उस आदमी ने मरने से पहले मॉन्स्टर मैन के साथ कुछ स्ट्रेंज की भी बात करी थी। और वहीं सब देखते हैं कि जर्नल भी मौजूद होता है और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस वॉलर्स, लगता है कि फाइनली आपने गौतम सिटी को बचा ही लिया है। तो अमेंडा वॉलर कहती है कि वेल, हम में से किसी न किसी को तो बचाना था ही ना, टू बी कंटिन्यूड।